हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो उसमें हमने मोहम्मद गोरी के बारे में आपको डिटेल से बताया था। साथ ही उसके बाद में हमने एक पीडीएफ भी अपलोड की थी, जिसमें पीडीएफ में जो प्रश्न थे उनको आपको समझाया था। क्वेश्चन आंसर कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर पाओ। यदि आपने टॉपिक को अच्छे से देख लिया है तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से अच्छे खासे प्रकार से रिवीजन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको लेके आए हैं। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को देखें ताकि आप अपनी तैयारी के स्तर का पता लगा सकें। आज का पहला ही प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है वो सन 1206 से लेकर 1210 के बीच में था। आपको पता है कि 1206 में 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो कार्यकाल स्टार्ट होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का होता है। दूसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। उसने दिल्ली से अपना शासन नहीं किया था, जबकि उसने अपनी राजधानी कौन सी बना के रखी थी? लाहौर की बनाई थी। इसी कारण से फिरोज शाह तुगलक ने जब अपने एक लेख लिखवाया था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं रखा था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो अपने नाम का कोई खुतबा पढ़वाया था और ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन कौन सी उपाधियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है, उनमें से सबसे पहली है पील बख्श। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान देने वाला। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। फिर उसके बाद दूसरी है लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाला। इसको लखता के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लखता। यदि आपके एग्जाम में पूछा है निम्न में से किस सुल्तान को या किस शासक को लखता के नाम से जाना जाता है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगली इसकी उपाधि है मलिक एवं सिपह सालार। मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने दी थी। इसके बाद में इसकी एक और उपाधि जो हातिम द्वितीय के नाम से जानी जाती है। तो ये इसकी मुख्य उपाधियां हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इसकी उपाधि और थी जो कुरान ख्वां के नाम से थी। क्या नाम था उसका? कुरान ख्वां। कुरान ख्वां का मतलब है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कुरान को बड़ी ही सुरीली आवाज़ में गाया करता था, इस कारण से कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मामलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप सब जानते हैं गुलाम वंश को मामलुक वंश और दास वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो इसकी जो स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन इसका यदि वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न, गोरी ने ऐबक को कौन सा पद दिया? तो गोरी ने ऐबक को अमीर आकुर का पद दिया था। गोरी ने ऐबक को कौन सा पद दिया है? अमीर आकुर का। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, गोरी ने अपने विजित क्षेत्र की देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया था? आपको पता है सबको, मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण है भारत पर 1175 ईस्वी से शुरू होते और 1194 ईस्वी तक लगातार होते रहते हैं, जिसमें 1192 के तराइन का युद्ध जीता और उसके बाद में 1194 में से चंदावर का युद्ध जीता था। और चंदावर के युद्ध जीतने के बाद में पुनः वापस कहाँ चला जाता है? गजनी चला जाता है। और अपने इन विजित क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए वो अपने योग्य सेनापति गुलाम को नियुक्त करके जाता है। और वो गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1194 से लेकर 1206 ईस्वी तक का था। तो ये इस समय के दौरान वो मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। जबकि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है तो 1206 से लेकर 1210 तक स्वतंत्र शासक के रूप में वो भारत पर शासन करता है। लेकिन उसकी जो राजधानी वो दिल्ली नहीं लाहौर हुआ करती थी। अगला प्रश्न, अन्य सुल्तानों के एक या दो बेटे होते हैं, मेरे 1000 बेटे, यह कथन किसका है? ध्यान दीजिए, ये प्रश्न काफ़ी बार आरपीएससी में पूछा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है ये मोहम्मद गोरी का है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने गुलामों को बेटे की तरह मानता था। और उसी ने इस बात को कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक या दो बेटे होते हैं, मेरे 1000 बेटे, यानी कि उसके 1000 गुलाम हुआ करते थे जिनको वो बेटों के बराबर मानता था। अगला प्रश्न है, ताजुल मासिर का लेखक कौन था? तो ताजुल मासिर का जो लेखक है वो हसन निज़ामी था। अगला प्रश्न नंबर 9 है, आदाबुल हर्ब का लेखक कौन था? तो आदाबुल हर्ब जो पुस्तक है
ये फ़क्र मुदबिर ने लिखी है। किसने लिखी है? फ़क्र मुदबिर ने लिखी थी। इस पुस्तक की रचना फ़क्र मुदबिर ने इल्तुतमिश के शासनकाल में की थी। किसके शासनकाल में की थी? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ध्यान देने की बात यह कि फ़क्र मुदबिर जो है यह वज़ीर भी था। क्या था? ये वज़ीर था। और किसके शासनकाल में वज़ीर हुआ करता था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में वज़ीर हुआ करता था। लेकिन इसने अपनी जो पुस्तक की रचना है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में की, और इसी पुस्तक में सबसे पहले चुंबकीय कंपास का वर्णन किया है। किसका? चुंबकीय कंपास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, ऐबक का पहला वजीर कौन था? अभी हम चर्चा कर रहे थे फ़क्र मुदबिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का वजीर हुआ करता था। ध्यान दीजिए, भारत में मुसलमानों का जो पहला वजीर है वो फ़क्र मुदबिर रहता है, क्योंकि सल्तनत काल की जो शुरुआत है कुतुबुद्दीन ऐबक से ही होती है और इसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ऐबक की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते हुए थे। चौगान का मतलब होता है आधुनिक पोलो, यानी कि घोड़े पे बैठ के जो खेल खेला जाता है उसको पोलो कहा जाता है। और सन 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरने से। अगला प्रश्न है इसका 12वां, ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ पर कब आक्रमण किया? ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1194 में मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस कहाँ चला जाता है? गजनी चला जाता है, और अपने जीते हुए क्षेत्रों को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी एब्सेंस में कुछ राज्यों पर आक्रमण करता है, जिनमें से गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ पर आक्रमण किया था उसने 1197 ईस्वी में। और इसी गुजरात की राजधानी से जो पैसे प्राप्त हुए उसमें उसने 1 लाख जीतल में एक और गुलाम खरीदा था। किसमें? 1 लाख जीतल में खरीदा था, और उस गुलाम का नाम क्या था? इल्तुतमिश। और यही इल्तुतमिश आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनता है, या फिर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बनता है। अगला प्रश्न है, अच्छा, जब इसने आक्रमण किया था 1197 में अनिलवाड़ पर, तब भी वहाँ का जो शासक कौन था? भीम द्वितीय था। लेकिन इस भीम द्वितीय के कारण है कि गुजरात पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं कर पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ से काफ़ी धन लूटा था। जबकि भीम द्वितीय की मां नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गोरी इसी गुजरात वाले क्षेत्र में 1178 ईस्वी के आक्रमण के समय हार भी चुका है। अगला प्रश्न, भारत में पहली मस्जिद किसने व कहाँ बनवाई? तो भारत में मुसलमानों द्वारा पहली बनवाई हुई जो मस्जिद है वो कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और इसका निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अजमेर को जीत लिया था, है ना, जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया था, उसके बाद में उन्होंने गोविंदराज को शासक बनाया था। लेकिन गोविंदराज के जो चाचा है हरिराज, उन्होंने क्या किया था? गोविंदराज के चाचा हरिराज ने गोविंदराज को हटा दिया, विद्रोह कर दिया था। तब कुतुबुद्दीन ऐबक उस क्षेत्र में जाता है, यानी अजमेर जाता है, और हरिराज को पराजित कर देता है और हरिराज आत्मदाह कर लेता है। फिर उसके बाद 1194 ईस्वी में ही इस अजमेर वाले क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो उस उपलब्धि में इसने कुछ क्षेत्रों का निर्माण करवाया है, और उनमें से जो मुख्य जो क्षेत्र हुआ करते थे, एक तो है उसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कौन सी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और दूसरा क्षेत्र मोहम्मद गोरी को जीतने की खुशी में, पृथ्वीराज चौहान को हराने की खुशी में कुतुब मीनार। और जो तीसरा क्षेत्र है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। इन 3 जो आकृतियाँ हैं इनका निर्माण उसने कराया था, इन 3 इमारतों का निर्माण कराया था। तो ये तीनों आपको ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। इनके सन नहीं पूछता है, लेकिन इनके बारे में ज़रूर पूछ लेता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, अढ़ाई दिन का निर्माण किसने किया, या फिर दिल्ली में या फिर भारत में पहली मस्जिद का नाम क्या था। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कब व किसने बनवाया? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया 1196 से लेकर 1200 ईस्वी तक। आपको एक चीज़ की और जानकारी होनी चाहिए कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और इससे पहले अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, इससे पहले यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय चलता था। क्या चलता था? संस्कृत विश्वविद्यालय, जैसा कि अगले प्रश्न में आपको नजर आ रहा होगा। इस संस्कृत विश्वविद्यालय की जो स्थापना विग्रहराज चतुर्थ ने कराई थी। तो इसको तोड़वाकर
उसने एक झोपड़ा बनवाया, यानी कि मस्जिद का निर्माण करवाया था, और यही 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाता है। ठीक है, इस संस्कृत विश्वविद्यालय का जो नाम है वो सरस्वती कंठाभरण था। देखिए अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय का क्या नाम था? तो सरस्वती कंठाभरण है ना। नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आरपीएससी में काफ़ी बार पूछा है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था? ये पूछा गया था, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय का क्या नाम था? सरस्वती कंठाभरण। या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किस संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वाकर बनवाया था? तो सरस्वती कंठाभरण। अगला प्रश्न, भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कौन था? तो भारत में तुर्की राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट है, कुरान ख्वां की उपाधि किसकी थी? अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी कि कुरान को बड़ी सुरीली आवाज़ में कुतुबुद्दीन ऐबक गाया करता था, इस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां की उपाधि मोहम्मद गोरी के द्वारा दी गई थी। प्रश्न संख्या 19 है, वजीर पद का संचालन किसके काल में हुआ? तो वजीर पद का जो संचालन है कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको सभी प्रश्न एक साथ मिल रहे हैं और आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे और आप एक बेहतरीन तैयारी कर सको। अगला प्रश्न, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है इसकी निर्माण इसका जो निर्माण है, इसकी जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की सिर्फ एक ही मंजिल तैयार कराई थी, लेकिन इसके बाद इसका कुतुब मीनार का जो निर्माण है, जिसकी दूसरी, तीसरी और चौथी, ये जो तीनों मंजिल है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और जब इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कंप्लीट करा दिया तो ये टोटल कितनी मंजिल हो गई? 4 मंजिल हो गई थी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 225 फीट हो गई थी। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो निर्माण कार्य के प्रारंभ है, जो नींव रखवाने कार्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था, है ना, लेकिन जो इसका कंप्लीट कराने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को कहाँ का इख्तियार बनाया था? तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम का इख्तियार बनाया था। ध्यान देना, प्रश्न यदि आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि भारत में एकता सबसे पहले बांटने का काम किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले एकता बांटने का जो काम है वो मोहम्मद गोरी ने किया था, और सबसे पहली बार जो इख्तियार है वो कोहराम का इख्तियार बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कुबाचा और एलदोज भी थे। ठीक है, तो कुबाचा को सिंध का इख्तियार बनाया गया था और एलदोज को लाहौर का इख्तियार बनाया था। तो ये भी बात आपको ज़रूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले उसने कोहराम का इख्तियार कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था, लेकिन एकता प्रथा को शासन का जो आधार बनाने का जो कार्य है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा हुआ है और काफ़ी बार स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन में डाल देता है कि एकता प्रथा का जो प्रारंभ करने वाला कौन था, वो सबसे पहली बार एकता किसने बांटी थी। तो प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ की लूट के बाद किस गुलाम को खरीदा था? तो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने कि 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को लूटा था, और वहाँ से जो राशि प्राप्त हुई उसमें से 1 लाख जीतल में एक और नया गुलाम खरीदा गया था दिल्ली से, और वो गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। तो आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से महत्वपूर्ण संबंधित जितने प्रश्न थे वो हमने सब करा दिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, और हमें मोटिवेशन देने के लिए कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। गुड नाइट।